RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोज में। पिछली सभी वीडियोज की तरह आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक क्रमानुसार वीडियो जो कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान के 8वें चैप्टर गति से ली गई है, जिसकी हम कुछ वीडियोज आपको पहले प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको चाल, वेग, गति, त्वरण आदि के बारे में जानकारी दी थी। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। आखिरकार गति के समीकरण होते क्या हैं, इन्हें किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, इन्हें हम कैसे व्युत्पन्न कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको आज की वीडियो में जानकारी देंगे। तो आज की वीडियो का हमारा मुख्य टॉपिक है गति के समीकरण। इसके लिए हमें आपको थोड़ी सी जानकारी पिछली वीडियो से संबंधित देनी पड़ेगी, जिसमें हमने आपको अनेक प्रकार के छोटे छोटे पदों के बारे में जानकारी दी थी और उनके संकेतों के बारे में बताया था। जब भी कोई वस्तु गति करती है तो उसकी दो अवस्थाएं हो सकती हैं, एक तो हो सकती है विराम अवस्था और एक हो सकती है गति की अवस्था। तो विराम अवस्था और गति की अवस्था में भी वेग उसका परिवर्तित हो सकता है। तो हम ले सकते हैं या मान के चलते हैं कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, प्रारंभिक वेग u है, जो t समय के साथ t समय तक चलती हुई त्वरण a से वो चलती है और अंत में अंतिम वेग v प्राप्त कर लेती है। अंतिम वेग है उसका v, और मान के चलिए इस समय में उसके द्वारा तय की गई दूरी s है। तो ये कुछ हमारे मुख्य संकेत हैं जिनके द्वारा हम गति के समीकरणों का नियमन कर सकते हैं, उनका निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले गति के समीकरणों की परिभाषाएं किसे कहा जा सकता है। गति के समीकरण किसी भी गतिशील वस्तु के विभिन्न पदों, प्रारंभिक वेग, समय, त्वरण आदि के बीच में संबंध स्थापित करने वाले समीकरणों को गति के समीकरण कहा जाता है। आप इसकी परिभाषा जो लिखेंगे वो इसी प्रकार से लिखेंगे कि किसी गतिशील वस्तु के लिए विभिन्न पदों जैसे प्रारंभिक वेग, समय, त्वरण, अंतिम वेग, दूरी आदि के बीच संबंध स्थापित करने वाले समीकरणों को गति के समीकरण कहा जाता है। और गति के समीकरणों की कुल संख्या 3 होती है, जिन्हें गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, इसी प्रकार से गति का द्वितीय समीकरण और गति का तृतीय समीकरण कहते हैं। नियम भी 3 होते हैं, समीकरण भी गति के 3 ही होते हैं। इन गति के समीकरणों की स्थापना करने के लिए हमारे पास 2 प्रकार की विधियां होती हैं। एक विधि तो होती है गणितीय विधि, मैथमेटिकल मेथड, गणितीय विधि, और दूसरी विधि होती है ग्राफीय विधि। ग्राफ के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में ग्राफ बताए थे, चाल समय ग्राफ बताया था, वेग समय ग्राफ बताया था, दूरी, विस्थापन और उसके साथ समय के रूप में हमने आपको कुछ ग्राफ के बारे में जानकारी दी थी। तो यहाँ अब हम इस वीडियो में गणितीय विधि के द्वारा इन गति के समीकरणों का निर्माण किस प्रकार होता है इसके बारे में आपको सिखलाएंगे। तो इस गति के समीकरण का निर्माण करने के लिए पहले आपको एक थोड़ा सा सेंटेंस लिखना पड़ता है। उस छोटे से सेंटेंस में क्या क्या आपको लिखा जाता है वो हर एक समीकरण के लिए लिखा जा सकता है। यही कि माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गति कर रही है, जो t समय पश्चात a त्वरण से अंतिम वेग v प्राप्त कर लेती है तथा इस समय में उसके द्वारा चली गई दूरी s है। तो ये तो तक इस प्रारंभिक वेग से लेकर और दूरी तक की जो ये टोटल व्याख्या है, ये आप गति के प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों समीकरणों को सिद्ध करने के लिए लिख सकते हैं। तो आइए गति का पहला समीकरण किस प्रकार से लिखते हैं उसकी बात हम चलते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया है, हम यहाँ गणितीय विधियों द्वारा
गति के समीकरणों का निगमन करेंगे। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि गणितीय विधि द्वारा गति के प्रथम समीकरण की स्थापना कीजिए, प्रथम समीकरण का निगमन कीजिए, प्रथम समीकरण को सिद्ध कीजिए। इस प्रकार से आपको प्रथम समीकरण के बारे में पूछा जा सकता है, द्वितीय और तृतीय समीकरण के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम गति का प्रथम समीकरण लेकर चलते हैं। देखिए, गति के प्रथम समीकरण में भी आपको इन सभी बातों की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ मैं आपको त्वरण की एक परिभाषा याद दिला रहा हूं, जो हमने आपको पिछली वीडियो में प्रस्तुत की थी कि किसी भी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाला वेग परिवर्तन ही उसका त्वरण कहलाता है। वेग में होने वाली वृद्धि, प्रति सेकंड वेग वृद्धि ही उसका त्वरण कहलाती है, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो गति के प्रथम समीकरण को सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले त्वरण का सूत्र लिखते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग वृद्धि या वेग में परिवर्तन को अगर हम समय से डिवाइड कर दें, समय से भाग दे दें, तो हमें त्वरण प्राप्त हो जाता है। या इसकी परिभाषा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी वस्तु के एकांक समय में वेग परिवर्तन को ही वस्तु का त्वरण कहते हैं। तो त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। वेग परिवर्तन जो होता है उसको कहते हैं हम अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और उसको अगर हम समय से डिवाइड कर दें तो हमारा ये सूत्र बन जाता है, जिसके अनुसार हम ले सकते हैं a इक्वल टू अंतिम वेग यानी v माइनस u अपॉन t। अब इस t की गुणा अगर इस तरफ कर दें तो ये हो जाएगा a t इक्वल टू v माइनस u। इस u को इस तरफ ले आइए तो या करके हम लिख सकते हैं कि v इक्वल टू u प्लस a t। ये आपका गति का प्रथम समीकरण कहलाता है। v अंतिम वेग इक्वल टू होता है u यानी प्रारंभिक वेग प्लस a यानी त्वरण गुणा t यानी समय। तो इसे ही गति का प्रथम समीकरण कहते हैं। ये तरीका आपका गणितीय विधि है गति के प्रथम समीकरण को निर्मित करने का। अब इसके बाद हम आपके लिए लेकर चलते हैं गति का दूसरा समीकरण। गति के प्रथम समीकरण यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी में हमारी 4 राशियां आती हैं, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय। ये 4 राशियां हमारी गति के प्रथम समीकरण में आती हैं, 1 2 3 4। इसके साथ साथ अब अगर हम एक अन्य राशि और ले लें, दूरी जिसको s से प्रदर्शित करते हैं, तो फिर से वही बात आप लोगों को लिखनी होगी। गति का दूसरा समीकरण जब आप लिखना चाहेंगे तो आप ये हेडिंग डाल के लिख सकते हैं कि यदि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से t समय पश्चात a त्वरण द्वारा अंतिम वेग v प्राप्त कर लेती है तथा इस समय में उसके द्वारा चली गई दूरी s है, तो अब हमारा जो दूरी का सूत्र होता है वो होता है चाल गुणा समय। तो यहाँ चाल या वेग हम ले सकते हैं औसत रूप में। तो औसत वेग निकालते हैं सबसे पहले। औसत वेग जो कि बराबर होगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, और इसका औसत निकाल दीजिए अपॉन 2। तो औसत वेग हमारा हो जाएगा, औसत वेग हमारा प्रारंभिक वेग है u, अंतिम वेग है हमारा v अपॉन 2। तो हम औसत वेग को लिख सकते हैं u प्लस v बाई 2। अब हमें निकालना है दूरी। तो दूरी बराबर होती है हमारी चाल गुणा समय। तो चाल के स्थान पर हम लिख देंगे औसत वेग और गुणा लिख देंगे समय। तो यहाँ दूरी हमारी हो गई s, औसत वेग हमारा हो गया 1/2 u प्लस v और समय है हमारा t। तो इस प्रकार से यहाँ हमने इनकी वैल्यूज रख दी। अब गति के प्रथम समीकरण से v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, तो इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, यानी ये हो जाएगा s इक्वल टू 1/2 u प्लस ए टी इंटू टी। जो ये u है ये तो हमारा सेम टू सेम आ गया। इस v के स्थान पर हमने u प्लस ए टी, v के स्थान पर u प्लस ए टी रख दिया इतनी स्थान पर। अब u और u जुड़कर हो गया हमारा
2u। तो s इक्वल टू हो जाएगा 1/2 2u प्लस at इंटू t। अब इस t की और इस 1/2 की मल्टीप्लाई अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर कर दें तो 2 की मल्टीप्लाई यहां करते ही 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा ut। तो s इक्वल टू हो जाएगा आपका ut। उसके बाद प्लस यहां 1/2 की मल्टीप्लाई आगे हो जाएगी 1/2 और a और t गुना t स्क्वायर, तो a t स्क्वायर। ये इस प्रकार से गति का दूसरा समीकरण सिद्ध हो जाता है, यानी हम लिख सकते हैं कि यही गति का दूसरा समीकरण है। देखिए पहले समीकरण में हमारा प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण और समय आया हुआ है, जबकि गति के दूसरे समीकरण में हमारी दूरी, प्रारंभिक वेग, समय और त्वरण आया हुआ है। यहाँ हमारा अंतिम वेग है, यहाँ अंतिम वेग नहीं है, यहाँ पर दूरी आ गई। तो इन प्रकार से इन समीकरणों में जो राशि हमारी अज्ञात है उस राशि को ज्ञात कर सकते हैं गति के समीकरणों का रूप देखकर कि हम कौन से समीकरण का प्रयोग कहाँ करेंगे। अब हमारा आता है गति का तीसरा समीकरण। कुल 3 समीकरण है, तो ये आपका अंतिम समीकरण है जिसको हम गणितीय विधि द्वारा अब सिद्ध करने जा रहे हैं। तो देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हमें गति के पहले समीकरण की आवश्यकता होगी, जो कि v इक्वल टू यू प्लस at होता है। तो हम लिख सकते हैं गति के प्रथम समीकरण v इक्वल टू यू प्लस at से अब हम दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। दोनों ओर का वर्ग करने पर तो जैसे ही वर्ग करते हैं ये हो जाएगा v स्क्वायर, ये हो जाएगा u प्लस at का होल स्क्वायर। यहाँ पर अब इसका स्क्वायर खोल दीजिए, पहले का स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर यानी a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस दोनों की गुणा का 2 गुना यानी 2uat। इस प्रकार से हम इसको खोल सकते हैं। अब यहाँ पर ये v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर सेम टू सेम, यहाँ पर 2a को कॉमन ले लें हम दोनों में से। तो जैसे ही 2a कॉमन लिया, इसमें से हमने 2a कॉमन ले दिया, तो यहाँ u बच गया, यहाँ t बच गया, तो ये हो गया ut। उसके बाद ये at स्क्वायर बच गया, तो यहाँ ये प्लस का है तो प्लस, यहाँ a कॉमन है, a कॉमन हुआ तो a रह चुका, तो यहाँ पर लिख देंगे a। अब एक बात देखिए, यहाँ हमारा 2 है, यहाँ हमारा 2 नहीं है, तो यहाँ कॉमन आ जाएगा 1/2। अब ये टी स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ हमारा कॉमन नहीं है, तो ये टी स्क्वायर सेम टू सेम बच जाएगा। अब ये हमारा सही हुआ या गलत, इसको देखने के लिए आप इस 2a की मल्टीप्लाई अंदर कीजिए। देखिए यहाँ गुना कीजिए 2aut, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करते ही ये आ गया। अब अगर इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, a गुना a स्क्वायर गुना टी स्क्वायर, a स्क्वायर गुना टी स्क्वायर। तो अब हमारी ये कॉमन जो लिया है हमने, ये हमारा सही है। इस प्रकार से हम इसकी जांच भी कर सकते हैं। अब यहाँ गति का पहला समीकरण तो हमने यहाँ यूज किया है v इक्वल टू यू प्लस at, लेकिन जो ut प्लस हाफ at स्क्वायर है ये हमारा गति का दूसरा समीकरण भी है। तो इसके स्थान पर ut प्लस हाफ at स्क्वायर के स्थान पर हम s लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा गति का तीसरा समीकरण है, जिसको हम यहाँ फिर से इकट्ठा लिख रहे हैं। ये हमारा पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण, और तीसरा समीकरण आ गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति का तीसरा समीकरण है। आप लोग इन गति के समीकरणों को बार बार दोहराएं। एग्जाम में ज्यादातर एक समीकरण सिद्ध करने के लिए आ जाता है, वो कोई भी हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो मैं पहला समीकरण आपको दोहरा रहा हूं, v इक्वल टू यू प्लस at। दूसरा समीकरण होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस प्रकार से हम इन तीनों समीकरणों का प्रयोग कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, और एग्जाम में अगर आता है तो उम्मीद करें कि आपकी समझ में आ गया होगा। आप एग्जाम में इनको अच्छी प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। अब हम अगली वीडियो में इन्हीं गति के समीकरणों को ग्राफीय विधि के द्वारा इनको किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है आपके सामने ये प्रस्तुत करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।